हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मिशन 95 सीरीज के अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान को, जिसमें आज हम आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को कराएंगे। ये जो 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं, ये हमने वो सेलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनके चांसेस बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे ही आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिशन 95 के अंतर्गत मिलती रहेगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था फ्रांस से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1886 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रोलेट एक्ट। क्या था, रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना संस्थापक कौन था। मतलब यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी काउबूर, ऑप्शन डी मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी की जो स्थापना किया था मेजनी, इसका पूरा नाम जेसेपे मेजनी है। तो मेजनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए खनन क्रिया, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन डी अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो होता है अत्यधिक सिंचाई। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो उससे पहले भी आप उससे वीडियो पॉज कर ट्राई कर सकते हैं ना, कि हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग ऐसे कर बताइएगा कि इस 20 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो गुजरात है उसमें काली मृदा पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है अब कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी वन संरक्षण, ऑप्शन डी वायु संरक्षण। तो जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है पूछा है। तो हम जानते हैं कि जो चिपको आंदोलन है किससे था, ये वन संरक्षण से संबंधित था। किससे था, वन संरक्षण से संबंधित था। इसमें मुख्य भूमिका थी विनोबा भावे की ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अब कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे उच्च भूमि या उचित भूमि कौन सी है। ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो इतना हम बोले तो आप इस पे वीडियो पॉज करके फिर अपनी ट्राई सोचिएगा कौन सा होगा, फिर उसको आपको अपने ऑप्शन पे कॉपी पर लिखें, फिर हम जो बताएंगे आंसर तो आप उसको वेरीफाई करिएगा। इससे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसमें पूछा था कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है ना, जो गुजरात में अधिक होती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 अब क्या कह रहा है, निम्न में मतलब इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी मोटे अनाज, ऑप्शन डी कपास। तो रबी की फसल कौन सी है। देखो मोटे अनाज में सब आ जाते हैं ना, धान चावल गेहूं सब आ जाते हैं, इसीलिए ए तो नहीं हो सकता। तो रबी की फसल में मटर आएगा ना, मटर मतलब जो गेहूं के साथ बोई जाती है, रबी की फसल वही होती है ना, मतलब गेहूं के साथ यही सब जो मटर वगैरह बोए जाते हैं तो इसी समय बोए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रबी की फसल कौन सी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दालें। इसमें से ऑप्शन बी दालें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है। मतलब सबसे आधारभूत खनिज कौन सा है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी तांबा। तो कौन सा आधारभूत खनिज अयस्क है। तो जो लौह अयस्क होता है मतलब इसमें से बहुत सी धातुओं का निर्माण होता जाता है इससे, तो इसीलिए जो लौह अयस्क है ये हमारा आधारभूत खनिज की कैटेगरी में आता है। तो क्या हो जाएगा, लौह अयस्क आधारभूत खनिज की कैटेगरी में। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड है, आप न विश्वास हो तो आप अनसाल्ड अगर लिए होंगे तो आप उससे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक है। मतलब ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें धातु नहीं पाई जाती। अगला है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। देखो जो मैग्नीज होता है ये तो खुद धातु है, और बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु होती है ना। और जस्ता भी कॉपर मतलब ये भी होता है तुम्हारा धातु। तो जो इसमें से जो अभ्रक होता है इसमें धातु नहीं पाई जाती है, अभ्रक में धातु नहीं पाई जाती है, इसलिए जो अभ्रक है एक कैसा है, अधात्विक खनिज की कैटेगरी में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अभ्रक। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अब 14 क्या कर रहा है कि निम्न में से
कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा जो उद्योग है, कौन सा उद्योग है जो कि चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन डी लोहा। तो जो देखो इसमें से जो सीमेंट होता है, सीमेंट बनाने के लिए जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक व्यापार को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो दो या दो से अधिक व्यापार को दर्शाता है? ए है आंतरिक व्यापार, बी है बाहरी व्यापार, सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी है स्थानीय व्यापार। मतलब जब कोई सामान दो या दो से, मतलब एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा से बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये तो जो आंतरिक व्यापार होता है ये तो अपने देश में होता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में। और लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा से बाहर सामान जाता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के बीच जब व्यापार किया जाता है तो उसके बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में मतलब जो मेजॉरिटी में जो बहुसंख्यक मतलब बहुत लोग पाए जाते हैं किस वर्ग के लोग हैं? ऑप्शन ए तमिल वर्ग के हैं, या बी ईसाई वर्ग के हैं, सी सिंहली वर्ग के हैं, या डी मुस्लिम वर्ग के हैं। तो जो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है वो क्या है? तो वो सिंहली है। क्या है? तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सिंहली है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का मतलब होता है जिस पर केंद्र सरकार कानून लगाती है, तो जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। केंद्र सरकार जैसा उस पर नियम लगाएगी उसको सभी राज्यों को ऐसा पालन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन सी शिक्षा। देखो जो कृषि होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सूची। मतलब इस पे अपने अपने अलग राज्य अपना अपना हिसाब से कानून लगा सकते हैं। जो व्यापार भी होता है वो भी राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सूची। लेकिन जो शिक्षा होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची क्या होता है कि जिसमें जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून लगा सकती हैं, तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची के। तो शिक्षा होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रक्षा मतलब आर्मी होता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, मतलब केंद्र सरकार मतलब संघीय सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संघीय सूची का विषय इसमें इनमें से कौन सा है? तो इसमें से रक्षा जो है संघीय सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर अब 18 क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990 ईस्वी, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी, ऑप्शन डी 2004 ईस्वी। तो जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में हुई थी। 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या क्या उसका मतलब क्या होता है? पहला है कि ऑप्शन ए कि धर्म का कोई स्थान नहीं, ऑप्शन बी केवल
मतलब एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, मतलब एक देश एक ही धर्म में विश्वास करेगा। ऑप्शन सी सभी धर्मों को समान समझना। ऑप्शन डी केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म को मान्यता प्राप्त, मतलब जिस धर्म के लोग अधिक हैं उसी को मान्यता प्राप्त है। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है कि जिसमें सभी वर्गों या सभी धर्मों को समान समझा जाए तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं ना। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? जिसमें सभी धर्मों को समान समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र निम्न में से कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल किया जाता है? क्षेत्र है क्षेत्रक ना। तो जो सेवा क्षेत्र निम्न में से कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, डी कोई नहीं। तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र तृतीय के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है? इस एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। होमवर्क क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सभी। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग लिख देंगे कि ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र आंसर है, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र। आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बताना है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ कैसी चल रही है। तो आप लोग इसका आंसर जितने भी लोग देख रहे हैं उसको देखेंगे, उसको आंसर कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क क्वेश्चन का जरूर बताएंगे। तो ये आज हमने डिस्कस किया सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग को ऐसे ही हिंदी और गणित और विज्ञान के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।